हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन। चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट विद जर्नल एंट्री। So let us see some questions from the textbook. Question number 21. A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. The balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है फर्म का एंड लाइबिलिटीज में दिया है पार्टनर का कैपिटल और क्रेडिटर्स, और एसेट्स में दिया हुआ है कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट्स। नाउ नीचे लिखा हुआ है ऑन द अबाउट डेट दे डिसॉल्व द फर्म एंड फॉलोइंग अमाउंट्स वेर रियलाइज्ड। फिक्स्ड एसेट्स रुपीज 6,75,000, स्टॉक रुपीज 3,39,000, डेटर्स रुपीज 1,35,000, creditors were paid rupees 1,85,000 in full settlement of their claim, and expenses on realization amounted to rupees 19,000. Pass the necessary journal entries on the dissolution of the firm. So हमें फर्म को डिसॉल्व करना है, लेकिन इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है। फाइन। सो जर्नल एंट्रीज में देखिए कि यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट होना ज़रूरी है तभी रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। लेकिन इसमें से कुछ आइटम्स होते हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होते, जैसे कि कैश और बैंक है। फाइन। सो एसेट्स की तरफ से ये ट्रांसफ़र नहीं होगा और लाइबिलिटीज़ की तरफ से पार्टनर्स का कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं होगा। फाइन। क्योंकि कैश एट बैंक तो ऑलरेडी लिक्विड है, और यहाँ ये जो कैपिटल्स है ये सबसे लास्ट में इनका पैसा दिया जाता है। फाइन। सो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को ही हम सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं। ओके। सॉल्यूशन 21, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म हमें करना है, और firm is dissolved on 31st March 2018. So all the journal entries will be on the same date. Fine, 31st March 2018. So सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। फाइन। सो एसेट्स को पहले ट्रांसफ़र करते हैं, फिर हम लाइबिलिटीज़ को करेंगे। सो सन्ड्री डेटर्स, फाइन, ट्रांसफ़र हो रहा है। सो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि एसेट्स डेबिट बैलेंसेस होते हैं तो उन्हें हम क्रेडिट करके क्लोज कर रहे हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। सो टू सन्ड्री डेटर्स है रुपीज़ 1,95,000 के। फाइन। आप 1,90,000 मत लिखिएगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो अलग से क्लोज होगा। ओके। देन स्टॉक इज फॉर रुपीज़ 3 लाख। बुक वैल्यू में ही हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। एंड टू फिक्स्ड एसेट्स आर ऑफ रुपीज़ 7,10,000। सो टोटल इज 12,05,000 being assets transferred. And closed. Now on the same date हम लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। लाइबिलिटीज़ क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं तो उन्हें हम डेबिट करके क्लोज करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो क्रेडिटर्स हैं रुपीज़ 2 लाख के, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रुपीज़ 5,000। नाउ ये हो गया टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड। नाउ ये तो हुआ
एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने की एंट्री। अब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रियलाइज करेंगे। एसेट्स विल बी सोल्ड एंड लाइबिलिटीज़ विल बी पेड। ओके, सो ऑन द सेम डेट 31 मार्च 2018, यहाँ नीचे जो इंफॉर्मेशन लिखा है, फिक्स्ड एसेट्स स्टॉक डेटर्स वर रियलाइज्ड दिस मच लिखा हुआ है, उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसा आ रहा है। फाइन, जब हम एसेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ यहाँ पर आपको एसेट्स का नाम नहीं लिखना है क्योंकि हम एसेट्स को ऑलरेडी क्रेडिट करके क्लोज कर चुके हैं। फाइन, सो सिर्फ रियलाइजेशन के नाम से एसेट्स बेचे जाएंगे और रियलाइजेशन के नाम से ही लाइबिलिटीज़ को पेमेंट भी होगा। नाउ फिक्स्ड एसेट्स को हमने बेचा है 6,75,000 रुपीज़ में। उसी तरीके से 3,39,000 रुपीज़ का स्टॉक बिका है ना, एंड डेटर्स से भी हमें 1,35,000 रुपीज़ मिला है। सो दिस इज द टोटल अमाउंट फॉर विच बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 11,49,000 being assets realized. Then on the same date 31 मार्च 2018 हम लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना होगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स वर पेड ₹1,85,000 इन फुल सेटलमेंट। फाइन, एक ही तो हमारे पास लाइबिलिटी है जिसे हमें पे करना है, और दूसरी लाइबिलिटी जो है वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है जिसे सिर्फ हमें डेबिट करके क्लोज करना होता है, उसके लिए किसी को भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ जस्ट अ प्रोविजन। फाइन, एंड इट इज़ एंड दिस प्रोविजन इज रिलेटेड टू एन एसेट, सो उसके लिए हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बीइंग क्रेडिटर्स पेड। अब इतना सब काम करने में फर्म का कुछ खर्चा भी हुआ है ना, तो एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन के लिए हम और एक एंट्री कर देते हैं। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, 19,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन है टू बैंक। फाइन, 19,000 बीइंग एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। अब प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए सारे जर्नल एंट्रीज को हमें स्कैन करना होगा। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट है 12,05,000, फिर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट है 2,05,000। सो ये इसे हमें प्लस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे। फाइन, फिर नेक्स्ट में फिर से रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ तो ये भी माइनस कर दीजिए, फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है इसे प्लस कर दीजिए, फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है इसे भी प्लस कर दीजिए। नाउ जो अमाउंट आएगा, मतलब डेबिट और क्रेडिट, टोटल रियलाइजेशन का डेबिट और क्रेडिट को माइनस करेंगे तो हमें या तो डेबिट बैलेंस मिलेगा या क्रेडिट बैलेंस। सो इस क्वेश्चन में हमें डेबिट बैलेंस मिल रहा है, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है, टोटल डेबिट वाला ज़्यादा है और क्रेडिट वाला कम है, तो ये लॉस हो गया। तो लॉस को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। Now on the same date, that is 31/3/18, फाइन, रियलाइजेशन अकाउंट में हमें लॉस हो गया, डेबिट साइड ज़्यादा है ना, तो क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट में ज़्यादा है इसलिए हमको रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करके बैलेंस करना है। सो यही हमारा लॉस ऑन रियलाइजेशन है, और एंड इट इज़ कमिंग टू बी 55,000। 55,000 व्हेन ब्रोकन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, 22,000, 22,000 एंड 11,000।
नाउ ऑन द सेम डेट, क्योंकि अब फर्म क्लोज हो गया है इसलिए हम सारे लाइबिलिटीज़, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को भी पेमेंट कर दिया है फर्म ने। अब कैपिटल को पे करेंगे, जो पार्टनर्स के कैपिटल है उसको फर्म वापस दे देगी। सो सबका कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस यहाँ है लाइबिलिटीज़ में शो हो रहा है, इसलिए हम इसे डेबिट करके क्लोज करेंगे। सो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, देन बी's कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड। अब जो अमाउंट फर्म के पास है उसको फर्म पार्टनर के कैपिटल्स को देने के लिए इस्तेमाल करेगी टू बैंक अकाउंट। फाइन। सो यहाँ कितना रुपए है, जैसे कि बैलेंस शीट में देखिए यहाँ 7,50,000 रुपीज़ है ना। ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में 7,50,000 है और ये लॉस भी मिला है। फाइन। सो इस लॉस को इसमें से कम कर दीजिए 22,000। उसी तरीके से बी में है, बी के पास 3 लाख रुपीज़ का फेवरेबल बैलेंस है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, और ये डेबिट को हम क्लोज कर माइनस कर देंगे 22,000। एंड सी का है 2,50,000, बैलेंस शीट में अमाउंट दिया है और इसमें हम 11,000 रुपीज़ लेस करेंगे। सो हियर द अमाउंट इज 7,28,000 रुपीज़ ए को पेमेंट हुआ, देन 2,78,000 रुपीज़ बी को पेमेंट हुआ और देन 2,39,000 रुपीज़ सी को पेमेंट हुआ। इसका मतलब है 12,45,000 रुपीज़ फर्म ने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट वापस करने में लगा दिए। बीइंग कैपिटल अकाउंट्स क्लोज्ड। यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हुआ था इसलिए कैपिटल अकाउंट्स में ये अमाउंट माइनस हुआ। अगर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होता तो ये प्लस होता। फाइन। अब आप चेक करिए कि क्या फर्म के पास इतना पैसा था कि इतना रुपए हमने पार्टनर्स का कैपिटल पूरा 100% वापस कर दिया। सो उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। वो आप ऐसे समझिए कि ओपनिंग बैलेंस था फर्म के पास बैलेंस बैंक में, जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़ का। फिर जितने भी एसेट्स हमने बेचे, है ना, जो भी एसेट्स हमने बेचा वो 11,49,000 रुपीज़ का था। सो इस तरीके से फर्म के पास टोटल अमाउंट कितना था, 14,49,000 रुपीज़ था। ये फर्म के पास टोटल कैश था। लेकिन पेमेंट किस में हुआ, 1,85,000 रुपीज़ तो हमने क्रेडिटर्स को पे किया। फिर 19,000 रुपीज़ का एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन है, ये पे किया। फाइन। एंड 12,45,000 रुपीज़ का कैपिटल पेमेंट किया। तो इस तरीके से देखें तो इन सब का टोटल करेंगे आप तो कितना आता है, यह आता है 14,49,000। मतलब फर्म के पास इतना अमाउंट था कि उन्होंने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का पूरा पेमेंट कर दिया, वापस दे दिया सबका पैसा। एंड नाउ द फर्म इज क्लोज्ड, इट इज डिसॉल्व्ड। Now let us see question number 22. Achal and Vichal were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:5. On 31st March 2022, their balance sheet was as follows. So here is the balance sheet given for the firm to be dissolved. Capital accounts दिया है, creditor दिया है, employees provident fund है ना। फिर assets में है land and building, machinery, debtors and cash. Now इसमें से जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कैपिटल को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्टनर्स का है, और बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी लिक्विड है। बाकी के सब चीज़ों को हमको कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज करना है। फाइन। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1 April 2022 एंड द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर सेटल्ड एज फॉलोज। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड रुपीज़ 4,30,000, डेटर्स रियलाइज्ड रुपीज़ 2,25,000 विद इंटरेस्ट, and rupees 1,000 were recovered for bad debts written off last year. There was an unrecorded investment which was sold for rupees 25,000. Vichal took over machinery at rupees 2,80,000 for cash. Yes, ये जरूरी है, यहाँ कैश में मिलेगा. Then 50% of the creditors were paid rupees 4,000 less in full settlement, and the remaining creditors were paid full amount. Okay. Past necessary journal entries for dissolution of the firm. So let us see the explanation, detailed explanation when we solve it. So solution 22nd, and the date of dissolution of the firm is
1st of April, no, 31st of March. Okay, the balance sheet is on 31st of March, but on 1st of April 2022 we are dissolving the firm. ओके, तो सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और क्लोज करेंगे। इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और सारे एसेट्स उसे हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो डेबिट बैलेंस होते हैं। सो टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मशीनरी एंड टू डेटर्स। कैश को हम कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करते, कैश और बैंक को। नाउ इनका जो बुक वैल्यू है उसी में हमें ट्रांसफ़र करना है। सो लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑफ ₹4 लाख, देन मशीनरी इज ऑफ ₹3 लाख एंड डेटर्स आर फॉर ₹2,22,000। 9,22,000 इनका टोटल यहाँ लिखेंगे। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड एंड क्लोज्ड। नाउ ऑन द सेम डेट हम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं तो उन्हें हम डेबिट करके क्लोज करेंगे। सो क्रेडिटर्स का बुक वैल्यू दिया हुआ है ₹1,79,000 और ईपीएफ भी है हमारे पास, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है ₹21,000 का। ये भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज होता है और इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। SATION। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। बीइंग ट्रांसफर्ड। सो क्योंकि अकाउंटेंसी में स्टेप मार्किंग होती है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने का भी मार्क्स रहता है। सो मतलब आप कभी भी एंट्रीज वगैरह छोड़िए मत, हमेशा अपने व्हाट्स दैट एग्ज़ाम में पूरा सम बनाने की कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं, बीच का अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो हो सकता है कि उसमें मार्क्स ना मिले, लेकिन फिर भी आप सारी चीज़ों को जो आता है वो तो आपको लिखना ही चाहिए, सो दैट यू स्कोर गुड मार्क्स इन अकाउंटेंसी। इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट टू पास योर टेस्ट और एग्ज़ाम, CBSE एग्ज़ाम, बट इट इज़ रियली मीन्स यू हैव टू पुट योर हार्ट एंड सोल टुगेदर टू स्कोर गुड मार्क्स और सेंट परसेंटेज मार्क्स। नाउ अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम एसेट्स को रियलाइज़ करेंगे। सो लैंड एंड बिल्डिंग को रियलाइज़ किए, डेटर्स को रियलाइज़ किए, है ना, एंड इन्वेस्टमेंट्स को भी हमने बेचा। सो इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ओके, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि सारे एसेट्स जो है वो क्रेडिट होकर क्लोज हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ एसेट्स के नाम नहीं लिखेंगे। अब रियलाइजेशन से ही एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा और पेमेंट भी रियलाइजेशन के नाम से ही लाइबिलिटीज को होगा। फाइन। सो इन दिस वे रियलाइजेशन अकाउंट में हमें कितना लिखना है? डेटर्स से मिला है 2,25,000, फिर एक बैड डेट्स रिकवर्ड भी है, उसका भी पैसा फर्म को मिला है। देन 25,000 रुपीज़ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स था जिसे बेचा है फर्म ने। सो ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स जो कि बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन फर्म के पास था, उसे हम बुक से बाहर कर दिए थे, अब उसे बेच करके 25,000, तो वो पैसा भी रियलाइजेशन अकाउंट में शो होगा। और वन ऑफ द पार्टनर विचल मशीनरी ले गया 2,80,000 फॉर कैश। सो कैश देकर ले गया, ना कि उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। इस तरीके से इतना अमाउंट फर्म के पास एसेट्स को बेचने से आया और ये टोटल अमाउंट है 5,31,000 बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। नाउ ऑन द सेम डेट वी विल पे ऑफ द लाइबिलिटीज। उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। सो टू बैंक। नाउ क्या पेमेंट हो रहा है? क्रेडिटर्स को पेमेंट हो रहा है।
सो क्रेडिटर्स जो है, मैं एक्सप्लेनेशन यहीं पर दे देता हूँ। क्रेडिटर्स है आपके पास 1,79,000 का, इसको हम दो हिस्से में काट रहे हैं, बराबर हिस्से में, मतलब 89,500 और 89,500। और पहला वाला जो है उसमें 4,000 रुपीज़ हमें नहीं देना पड़ा, मतलब कितना देना पड़ा, 85,500 देना पड़ा, और इसका पूरा देना पड़ा हमें 89,500। सो क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट हो रहा है, क्रेडिटर्स को पेमेंट हो रहा है 1,75,000। वेरी सिंपल। ओके, फिर ईपीएफ को पेमेंट कर रहे हैं हम, ईपीएफ को पेमेंट कर रहे हैं 21,000। सो इस तरीके से फर्म ने अपने लाइबिलिटीज को पे किया 1,96,000। फाइन। सो 1,96,000 से रियलाइजेशन अमाउंट डेबिट होगा, बीइंग लाइबिलिटीज पेड। Now on the same date 1/4/22, profit or loss on realization. सो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हो रहा है क्योंकि डेबिट में टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट में टोटल कम है। फाइन। सो वी विल ट्रांसफर दिस लॉस टू द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अचल एंड विचल। अचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, विचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू रियलाइजेशन अकाउंट, being loss on realization। नाउ ये लॉस कैसे हो गया, तो आप देखिए कि डेबिट में है 9,22,000 और है 1,96,000, ये डेबिट में है, और इसको हम क्रेडिट से कैंसिल करेंगे। क्रेडिट में है 2 लाख रुपीज़ और है 5,31,000 रुपीज़। सो एज अ रिजल्ट लॉस आ रहा है 3,87,000 का। इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, मतलब 3:5 में पार्टनर्स को देंगे। सो लॉस इज 3,87,000। When we break it in the profit sharing ratio 3:5, the first partner is getting the loss of 1,45,125 and second partner 2,41,875। नाउ फर्म ने अपने सारे एसेट्स को बेच दिया है और अपने सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का पेमेंट भी कर दिया है। अब हुई इंटरनल लाइबिलिटीज़ को पे करने की बारी। सो इसमें है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 3 लाख और 5 लाख, जो कि बैलेंस शीट में दिया है क्वेश्चन में। उसमें यह अमाउंट हमें लेस करना होगा क्योंकि ये लॉस है, तो लॉस से कैपिटल अकाउंट कम होता है, तो इसे हम लेस कर देंगे और जो बाकी बचेगा रकम वो हम पार्टनर्स को दे देंगे। सो वी विल क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय डेबिटिंग इट। सो अचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड and Vichel's capital account also। टू बैंक से पेमेंट होगा। फाइन। अब अचल का कितना था, 3 लाख रुपीज़ का कैपिटल बैलेंस है बैलेंस शीट में, उसमें ये लॉस को हम एडजस्ट करेंगे, माइनस करेंगे 145,125। सो ये अमाउंट आ गया 154,875। ओके। सिमिलरली फॉर द सेकेंड पार्टनर 5 लाख रुपीज़ इनका ओपनिंग बैलेंस है, इसमें हम उनका लॉस 241,875 लेस करेंगे, तो अमाउंट आएगा 2,58,125। ओके। सो इस तरीके से इसको ग्रैंड टोटल करने से आता है अमाउंट 4,13,000, बीइंग कैपिटल अकाउंट क्लोज्ड। मतलब ये है कि फर्म के बुक्स अब क्लोज कर दिए गए हैं। जो भी बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस थे उसे सब को हमने क्लोज कर दिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ऑल द एसेट्स आर सोल्ड अवे एंड ऑल द लाइबिलिटीज आर, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ
and internal liabilities, that is capital of partners, are also paid off. तो आप सोचिए कि क्या फर्म के पास इतना पैसा था कि सब कुछ सेंट परसेंटेज फर्म ने दे दिया? तो उसे एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, आपके पास ओपनिंग बैलेंस है बैंक का ओपनिंग बैलेंस जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है ₹78,000 था। फाइन। फिर एसेट्स को बेचने से ₹5,31,000 फर्म को मिला। सो इस तरीके से फर्म के पास ₹6,09,000 था टोटल। फाइन। उसके बाद इसमें से फर्म ने पेमेंट किया 1,96,000, क्रेडिटर्स और ईपीएफ का पेमेंट है ये 1,96,000, और अभी फिर पेमेंट किया ₹4,13,000 का पार्टनर्स को। फाइन। सो इस तरीके से देखें तो ये भी ₹6,09,000 आ रहा है। मतलब जितना पैसा था उतना पैसा पूरा डिसबर्स कर दिया गया, मीन्स इट हैज़ बीन क्लोज्ड। ना अब बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बचा है, ना किसी दूसरे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ का। सो इन दिस वे द फर्म इज डिसॉल्व। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। Despite this, if you are having any doubt, then please put it in the comment section. Please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.